अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो चीज़ आपको मैं रिस्क एनालिसिस जिस तरह से करवा रहा हूं, एक आपको पास बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए रिस्क एनालिसिस का आपके दिमाग के अंदर, जो हर वक्त आपके साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद हो। उसकी जो निटी ग्रिटीज हैं, वो निटी ग्रिटीज तो आपको एक दफ़ा दोबारा से पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के लिए, लेकिन जो एक जनरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स को यू वोंट बी एबल टू अप्लाई द रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स until and unless you have a fair idea about the complete structure of this whole drama, कि ये होता कैसे है। तो you need to be able to clearly segregate between the risk analysis, what is risk management, what is risk communication, what is risk management। ये नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पर जब आप एक चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिमाग में ये खिचड़ी मिची हुई है कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाट इज रिस्क एनालिसिस। आप रिस्क एनालिसिस को रिस्क मैनेजमेंट समझते रहें और रिस्क मैनेजमेंट को रिस्क एनालिसिस समझते रहें। तो जो पहली चीज विच इज नेसेसरी फॉर यू कि आपको देखें, हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था कि रिस्क का कॉन्सेप्ट है क्या, रिस्क डिफाइन कैसे होता है। फिर हमने इसमें बात की थी कि रिस्क में हैजर्ड्स, कुछ हैजर्ड्स होते हैं और कुछ आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज हैं, हैजर्ड जो है वो हमें लेकर जाते हैं रिस्क अवॉइडेंस की तरफ, अपॉर्चुनिटीज हमें लेकर जाती हैं रिस्क टेकिंग की तरफ, और इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी, ठीक है ना। तो दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस चैप्टर 1। ओके, उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस चीज क्या है। अब आप जब लास्ट लेक्चर को पढ़ेंगे और एक दफा दोबारा देखेंगे तो आपको रिस्क एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है ना। व्हाट इज रिस्क एनालिसिस, ठीक है। रिस्क एनालिसिस को फिर आपको मैंने बताया था कि रिस्क एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 75,000 फीट से फ्लाई करवा रहा हूं और आपको मैं नीचे 3 घर दिखा रहा हूं, और वो 3 घर क्या थे। वो 3 घर थे, एक चीज थी रिस्क मैनेजमेंट, एक थी जी ये क्या थी और ये क्या थी, है जी कम्युनिकेशन है था, ठीक है। ये क्या था, रिस्क असेसमेंट, ठीक है ना। दैट वाज रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क असेसमेंट थी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि एक चीज रिस्क मैनेजमेंट है, एक चीज रिस्क असेसमेंट है और एक चीज रिस्क कम्युनिकेशन है, ठीक है। और आपको मैंने ये बताया था कि हमने इनको जर्नली पढ़ा था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क एनालिसिस क्या है, मैनेजमेंट असेसमेंट क्या है, रिस्क कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद मैंने आपसे ये बात की थी कि हम इसको फिर फर्दर लैंड करेंगे ज़मीन पे, फिर हम एक दफ़ा रिस्क मैनेजमेंट के घर पे स्टे करेंगे, फिर असेसमेंट पे और फिर कम्युनिकेशन पे। अब देखें, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। जब आप रिस्क एनालिसिस करने जाते हैं, ये जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप समझ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। आप देखेंगे कि ये चीज़ मैनेजमेंट से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद असेसमेंट और ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, और जब ये 2 चीज़ें मर्ज होती हैं तो कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली इनके साथ चल रही होती है हर स्टेप पर। तो आपको जो सबसे बेसिक चैलेंज है रिस्क एनालिसिस करने के लिए कि आप इन तीनों चीज़ों में सेग्रीगेट कर सकें, यानी कि जब आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपको यह पता हो कि बीइंग अ रिस्क मैनेजर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
और कौन सी चीजें हैं जो आपने रिस्क, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के रोल पर हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रिस्क मैनेजमेंट का काम नहीं है, रिस्क असेसमेंट वाले का काम है, और कौन सी, और इफ यू आर वर्किंग एज अ रिस्क असेसर तो आपको ये पता हो कि आपकी रिस्क असेसमेंट की डोमेन क्या है, कहां से रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाती है, कहां से रिस्क असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सेग्रीगेशंस है ना, क्योंकि इनके फर्दर आप देखेंगे कि इनके फर्दर टेंटिकल्स हैं, इसके भी बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, इसके भी बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, इसके भी बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, और वो सारे टेंटिकल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। तो आप इसके लिए सबसे जो इजीएस्ट वे होता है, जो लोग तो रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं बहुत अरसे से, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल से रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मैनेजमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, कम्युनिकेशन तो आपको, कम्युनिकेशन इज अ बिट डिफरेंट थिंग, कम्युनिकेशन तो आपको समझ आ जाती है, लेकिन ये दो चीजें जो है ना, दे आर वेरी वेल फेमिलियर विद दैट। लेकिन राइट नाउ आप ना तो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं ना रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने फिलहाल कम से कम फॉर द सेक ऑफ एग्जाम एटलीस्ट, और अगर आप जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल पे जाते हैं तो आपको कम से कम एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपके हर वक्त दिमाग में मौजूद हो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपने जिस जगह भी आप प्लेस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि मैनेजमेंट के रोल में क्या करना है, असेसमेंट में क्या करना है, कम्युनिकेशन में क्या करना है। ओके, तो हम लोगों ने इन 3 चीज़ों की बात की थी। फर्स्ट वन वाज रिस्क मैनेजमेंट, द सेकेंड वन वाज रिस्क असेसमेंट, एंड देन रिस्क कम्युनिकेशन। तो अब हम आज के जो लेक्चर है उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब ऐसा है कि रिस्क मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट साइंस, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी पूरी बुक्स हैं। इसी तरह रिस्क असेसमेंट इज अ कंप्लीट साइंस एंड रिस्क कम्युनिकेशन इज अ कंप्लीट साइंस। सो आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट कि मैं आपको उसमें से किस लेवल तक लेकर जाऊं। अब होता यह है कि देखें, इट इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। अब आप जब तक कंप्लीटली रिस्क मैनेजमेंट को स्टडी नहीं करते, जब तक आप कंप्लीटली रिस्क असेसमेंट की, देयर आर मोर देन 12 टेक्निक्स जो रिस्क असेसमेंट में यूज होती हैं, और सारी टेक्निक्स इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। रिस्क कम्युनिकेशन इज अ कंप्लीट फील्ड। अब अगर आप प्योरली, जिस तरह आप कहते हैं ना कि केस स्टडी लेवल पर आप जाना चाहते हैं कि आपको किसी केस स्टडी पे लेकर जाऊं, क्योंकि जो देखें प्रैक्टिकली समझने का क्या तरीका है कि एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली समझाऊं, उस पर हम लोग क्वेश्चनिंग करें, उस पर हम लोग डिबेट करें, उस पर हम लोग डिस्कशन करें, और एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड हो जाए। एक तो ये चीज़ है। अब लेकिन बीइंग आप यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है आज से 2 साल 4 साल 6 साल के बाद, अगर आपने उसको कहीं यूटिलाइज करना है, अब वो जो यूटिलाइज करना है तो आपने उसको थ्योरेटिकल टर्म्स में तो कहीं भी यूटिलाइज नहीं करना, आपने उसको प्रैक्टिकली कहीं इंप्लीमेंट करना। तो जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का उसी वक्त एक्सपीरियंस होता है जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। इस वक्त बैठ के मैं आपको कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन या सिनेरियो में नहीं ले जा सकता। अब उसका एक मिडल वे क्या होता है कि आप लोगों को जब मैं ये चीज करवा दूं, तो अगर आप अच्छे, मतलब आप इसमें थोड़ी सी इन डेप्थ जाना चाहते हैं, या वो लोग जो सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, मैं उन लोगों को आपको केस स्टडीज दूं। अब देखें, जो केस स्टडी होती है, उस केस स्टडी में एक प्रैक्टिकल सिनेरियो ही होता है जो आपको दिया जाता है, और उसमें यह है कि मे बी हम एक केस स्टडी लें। अब केस स्टडी में मे बी मैं अकील को रिस्क मैनेजर बना दूं, आपको मैं रिस्क असेसर बना दूं, आपको मैं रिस्क कम्युनिकेटर बना दूं, और मैं आप लोगों से वो केस स्टडी सॉल्व करवाऊं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट, असेसमेंट और ये वो लोग तो कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए कि जब केस स्टडी होगी, आप उस पर सोल्यूशंस देंगे, मैं उस पर क्रिटिक करूंगा, उसके एक चीज़ की 4 चीज़ें निकल रही होंगी, उस पर हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी कि ये ठीक है या ये ठीक है। तो इस चीज़ में प्रैक्टिकली
जो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वो उन स्टूडेंट्स की हो सकती है जो फिजिकली यहाँ मौजूद है. दोज हु आर लिसनिंग माई लेक्चर आफ्टर अ वीक, they will not be able to participate in the case study. Or even if I send the case study to all the DL students, अब उसका क्या होगा जब DL student को मैं individually अलग अलग भेजूंगा, for a single student handling a case study will be a difficult portion. So this is, I am not sure कि इस moment के ऊपर I still have a case study with me right now कि मैं आप लोगों को उस तरफ लेके जाऊं या नहीं, लेकिन और हम वी आर लेफ्ट विद जस्ट 5 लेक्चर्स. लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कम से कम वो क्लियर हो जाए, मैनेजमेंट का, असेसमेंट का, कम्युनिकेशन का. तो आज जो हम लेक्चर है उसमें वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट के व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. अगेन अब रिस्क मैनेजमेंट में मैंने क्या किया है कि रिस्क मैनेजमेंट में आपको जब मैं आपको स्लाइड्स रन करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखा दूं रिस्क मैनेजमेंट का. उसके हर चीज के अंदर पॉसिबल नहीं है, या तो हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही पढ़ लें और फिर उसकी हर जगह से चले जाएं. आप यूं समझ लें कि मैं आपको जो रिस्क मैनेजमेंट की जो बिल्डिंग है उसके रूम्स दिखा दूंगा, उन रूम्स के अंदर नहीं जा सकते हम. आपको यह बता दूंगा कि एक रूम ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है, दैट्स इट. अगर आप कहें कि ड्राइंग रूम के अंदर जाकर भी उसकी डिटेल्स देखें, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, इसलिए कि वी हैव गॉट अ लिमिटेड टाइम. तो मैं आपको जो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, कम्युनिकेशन, इनको मैं एक ओवरऑल व्यू दे दूंगा ताकि आपको जनरली उसका आइडिया हो. तो कमिंग ओवर टू रिस्क मैनेजमेंट, तो आज के बाद आपने ये चीज आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि रिस्क एनालिसिस इज अ जेनेरिक टर्म. एनालिसिस हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं. तो एनालिसिस के अंदर 3 चीजें हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट है, एक रिस्क असेसमेंट है और एक रिस्क कम्युनिकेशन है. 2 भाई हैं और 1 बहनें हैं. एक रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट दोनों भाई हैं और रिस्क कम्युनिकेशन उनकी बहन है. आप ये समझ लें. तो आपको इस तरह से ये याद रहेगा कि ये 3 चीजें हैं जो इस चीज से बिलोंग करती हैं. ये हमारा जनरल सब्जेक्ट है रिस्क एनालिसिस. ठीक है, ओके. कमिंग ओवर टू द रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट देखिए, लाइक मैनेजमेंट देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट और मे बी सम पीपल थिंक इट इज एज अ नेगेटिव पॉइंट. देयर इज नॉट अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, or there is not a universal definition of risk management, or there is not an agreed upon definition of risk management like any other thing in the management. When we talk of management, when we talk of performance, there is no agreed upon definition of performance. For you, performance may be defined in different terms, for you in a different term, for him in a different term. Same when we talk of organizational effectiveness, the concept of organizational effectiveness is different for everyone. इसी तरह when we talk of any other thing, when we talk of quality, तो there is no agreed upon definition of quality. But हम लोग क्या करते हैं कि हम जो उसकी ऐसी definitions हैं जो रिसर्च के अंदर मौजूद हैं और जिसके ऊपर somehow एक स्ट्रेटा ऑफ रिसर्चर्स का जो उसको एक्सेप्ट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? द कल्चर, processes and structures that are directed towards the effective management of potential opportunity and adverse effect. तो देखें अब इसमें से क्या चीज हमें पता चल रही है कि being a risk manager, आप एक फ्रंट लाइन सोल्जर हैं. जो फ्रंट लाइन जो असेसमेंट है वो पीछे खड़ी हुई है. रिस्क मैनेजर जो है, ही इज अ फ्रंट लाइन सोल्जर जिसने हैंडलिंग किसकी करनी है, जिसने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज या एडवर्स इफेक्ट्स को डायरेक्टली जाकर मैनेज करना है. ठीक है. द सम ऑफ मेजर्स इंस्टीट्यूटेड बाय पीपल और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस, कंट्रोल एंड रेगुलेट रिस्क. 3 चीजें हैं, आइदर यू आर गोइंग टू रिड्यूस इट और यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट और यू आर गोइंग टू रेगुलेट इट. अब ये जो 3 टर्म्स है ना, ये आपने जहन में रखनी है. या आप रिड्यूस, आइदर रिड्यूस
और कंट्रोल और रेगुलेट। ठीक है, रिड्यूस क्या है, या आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने अपने हैजर्ड को कम कैसे करना है, आइदर यू रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर कार, ताकि आपके एक्सीडेंट के जो है हैजर्ड है वो कम हो जाए। ठीक है, और यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ द कार, और आप क्या करें, रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट करना क्या होता है कि रेगुलेशन ये है कि आप किसी जगह आप उसको स्लो डाउन करते हैं, किसी जगह आप उसको स्पीड अप करते हैं, यानी कि आप उसके कंट्रोल को संभाल लेते हैं। और अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं, अभी जब आप आगे चल के स्लाइड्स में देखेंगे तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको वहां पर समझ आएंगे कि रिडक्शन कब होती है और किसको कहते हैं, कंट्रोल किसको कहते हैं, रेगुलेशंस किसको कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, assessing and judging risk, assigning ownership, taking actions to mitigate or anticipate them, and monitoring and reviewing progress. Good risk management help reduce hazard and builds confidence to innovate. ये जो मैंने आगे आपको ये जो डेफिनेशंस, जो ऑफिशियल डेफिनेशंस हैं, आगे मैंने इनके सोर्सेज आपको लिखे हैं। ओके, there are 5 basic parts to a risk management activity, all connected by continuing risk communication. The 5 parts are this. ये मैं आपको बात कर रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट के आगे 5 बेसिक टेंटिकल्स हैं। These are the basic 5 tentacles. यानी कि इफ यू आर आप रिस्क मैनेजर, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको ये 5 चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग रिस्क, नंबर 2, एस्टिमेटिंग रिस्क, नंबर 2, evaluating risk, number 4, controlling risk, and number 5, monitoring risk. अब what is identification, what is estimation, what is evaluation, what is control, what is monitoring, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे चल के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपके बीइंग अ रिस्क मैनेजर आपके 5 बेसिक फंक्शंस हैं। यहां तक क्लियर है आपको? ओके। Risk management is making effective and practical decisions under conditions of uncertainty. As long as there is any uncertainty, a risk management decision is conditional. That is based on what was known and not known at the time of the decision. देखिए, being a risk manager, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो कंडीशनल होगा, वो अल्टीमेट नहीं होगा। क्योंकि देखें, रिस्क मैनेजमेंट, एज ए रिस्क मैनेजर आप जो डिसीजन लेते हैं, दैट इज द डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। आप उस वक्त डिसीजन ले रहे होते हैं जब चीजें 100% क्लियर नहीं होती। तो इसलिए जब आप जो भी डिसीजन उस वक्त देते हैं, वो डिसीजन क्या होता है, वो डिसीजन होता है कंडीशनल। कंडीशनल किस चीज को कहते हैं कि वो किसी वक्त भी मॉडिफाई हो सकता है, वो किसी स्टेज पर भी चेंज हो सकता है, वो किसी स्टेज पर इवन नल एंड वॉइड भी हो सकता है। आप कंडीशनल डिसीजन देते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे चलता है, टाइम फ्रेम जैसे जैसे आगे चलता है, आपकी अनसर्टेनिटी लाइकली कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी अनसर्टेनिटी कम होना शुरू होती है, वैसे वैसे जो आपने डिसीजन लिया है अंडर अनसर्टेनिटी, वो ज्यादा क्लैरिफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। As the uncertainty is reduced in the future, or as the outcomes of the management decision becomes known, it may be prudent to revise the decision. Hence the ongoing nature of risk management. Every decision is based on what we know now and is subject to further revision in the future. In that sense, no decision is necessarily final as long as instrumental uncertainty remains. तो पहली कहानी, पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि आपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जब डिसीजन लेना है, बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी लेना है, बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा लेना है, बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव जजमेंट लेना है, टू द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन इसके साथ साथ यू शुड बी डैम श्योर कि ये जो मेरा डिसीजन है, ये एक कंडीशनल डिसीजन है,
इट इज नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट। ये जो हम बात कर रहे हैं 5 फंक्शंस की, ये देखें आपके 5 फंक्शंस में ये चीज कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है ना। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या है आपकी, या तो आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या आप किसी अपॉर्चुनिटी को हैंडल कर रहे हैं। तो आपने पहली चीज है प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन। यू हैव टू रिकग्नाइज, देन प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी एक्सेप्टेंस, देन प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी डेफिनेशन। आपने सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करना है। जब आप रिकग्नाइज कर लेंगे फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू हैंडल दिस। देखिए एक चीज होती है कि आपने एक चीज को रिकग्नाइज किया और आप कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल दिस। एक चीज है कि आपने उसको रिकग्नाइज किया और आप स्टार्ट कर लिया, आप कहते हैं ठीक है आई एम रेडी टू हैंडल इट, और फिर आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का यह मतलब होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी है आप उसको प्रॉपरली वर्ड की टर्म्स में उसको पूरी तरह से, डेफिनेशन से मुराद है पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। तो ये बीइंग सबसे पहले है, दिस इज पार्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद आपकी आती है रिस्क एस्टिमेशन। रिस्क एस्टिमेशन के बाद आप देखें, अब ये जो पूरी की पूरी ये जो चेन है, ये जो सारे का सारा नेटवर्क है, इसको किस चीज ने चेन किया हुआ है? रिस्क कम्युनिकेशन ने। यहां से यहां जाएंगे तो इट इन्वॉल्व रिस्क कम्युनिकेशन, यहां से यहां आ रहे हैं तो इट इन्वॉल्व रिस्क कम्युनिकेशन, इधर से इधर आ रहे हैं इट इन्वॉल्व रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क कम्युनिकेशन, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं, फिर आप एस्टिमेशन पर आते हैं, फिर आप एवेल्युएशन पे आते हैं, फिर आप रिस्क कंट्रोल पे आते हैं, और लास्ट स्टेप आप रिस्क मॉनिटरिंग पे आ जाते हैं, और ये एक पूरे का पूरा आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग इसको अब स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, एस्टिमेशन कैसे की जाती है, एवेल्युएशन कैसे की जाती है, रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जाता है, रिस्क को मॉनिटर कैसे किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आएगा आपका, ये जब आप उस पर पहुंचेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि कंट्रोल और मॉनिटरिंग में फर्क बेसिकली क्या है, और हम कंट्रोल पहले क्यों कर रहे हैं और मॉनिटर पहले बाद में क्यों कर रहे हैं। अब ये देखें आपको आधा नजर आ रहा है और आधा नहीं नजर आ रहा, आप चलें एनी हाउ। ओके, नंबर 1 इज, अच्छा अब आपने आपके जहन में ना ये पढ़ते हुए बेसिकली एक ये वाला स्ट्रक्चर अब मुझे बनाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में होना ये जरूर चाहिए। ओके, एक सेकंड में ये आपको, ताकि इस तरफ ना आप, क्योंकि इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की सब ब्रांचेस हैं, वो इतनी खिचड़ी ना बन जाए आपके दिमाग में कि आपको आज बात कर रहे हैं हम रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट में जो हम बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखें, आइडेंटिफिकेशन के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप हैं। नंबर 1 आपने क्या किया? रिकग्नाइज किया, एक्सेप्ट किया,
और उसको डिफाइन किया। ये स्ट्रक्चर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर जो है ना आपको पहले से बनाना, आपके दिमाग में चल रहा हो कि रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 5 चीजें हैं, फिर जब रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफिकेशन आती है तो आइडेंटिफिकेशन 3 स्टेप होती है। नंबर 1 एक्सेप्टेंस होती है, रिकग्निशन होती है, नंबर 2 एक्सेप्टेंस होती है और नंबर 3 उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये आपको समझ आती रहे साथ साथ। ये एक आइडेंटिफाइंग रिस्क। आइडेंटिफाइंग रिस्क क्या है? आइंस्टाइन इज रिपोर्टेड टू हैव सेड इफ आई हैड 1 hour टू सेव द वर्ल्ड I would spend 55 minutes defining the problem. This is the sage that good risk analysis drives into ground, and its outset that helps distinguish it from other decision making paradigms. The purpose of risk analysis is to find the right problem and to solve it. अब देखें, अब ये this is something. ये देखें, द पर्पज ऑफ रिस्क एनालिसिस इज टू फाइंड द राइट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। अब पर्पज ऑफ व्हाट? रिस्क एनालिसिस। यहां ये बात नहीं हो रही द पर्पज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू फाइंड द राइट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। दिस शुड बी वेरी क्लियर। जब ये रिस्क एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है, रिस्क असेसमेंट भी इसमें शामिल है, रिस्क कम्युनिकेशन भी शामिल है। इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये होता है टू फाइंड द राइट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम प्रोवाइड्स a focal point for all the risk managers subsequent decision efforts। यानी कि सबसे बुनियादी चीज आपकी रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, मर्ज की तशखीस करनी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली, अब दिस इज अगेन अ डिबेट बिटवीन अ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट कि रिस्क मैनेजर्स का ज्यादा क्रिटिकल रोल है या रिस्क असेसर का ज्यादा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि असेसर्स पूरे के पूरे डाटा के साथ खेलते हैं और मैनेजर्स उस तरह से नहीं है। लेकिन फॉर मी रिस्क मैनेजमेंट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन रिस्क असेसमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रिस्क मैनेजर है ही इज द फ्रंट लाइन सोल्जर। जो हर चीज को फेस कर रहा है वो सबसे पहले रिस्क मैनेजर कर रहा है। तो बीइंग अ रिस्क मैनेजर, योर फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है क्या या प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, अब दूसरी बात ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, आप उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अकील प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अकील ने ही प्रोजेक्ट मैनेजर है तो इसने रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है,